तमाम वो सियासी समीकरण हैं जो आपने देखे, जो 2014 में थे, 2009 में थे और 2019 आते आते काफी कुछ बदल गए हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, सीधे रुख करते हैं स्टूडियो की तरफ, जहां पर हमारे सहयोगी आजाद खालिद मौजूद हैं, तमाम पैनल उनके साथ मौजूद है। आगे बढ़ेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि तमाम राजनेता जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो इन सीट्स पर क्या कुछ स्ट्रैटेजी लेकर 2019 में श्री गणेश कर चुके हैं। ओवर टू यू आजाद। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल गोस्वामी, आपने पूरा तज्जिया किया, पूरा मुआयना किया और बिहार की उन सीटों का जिक्र किया जिनका अभी आपने एक तरह से जिक्र किया, गांधीनगर का भी जिक्र किया आपने, और देश का मूड में आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का खासतौर से। और देश का मूड जो है वो इस वक्त बिल्कुल चुनावी हो चुका है और अगर देखें पूरा देश चुनावी मोड में भी है और मूड में भी है। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है और पहले मैं आपका तारुफ पैनल से करा देता हूं, फिर सीधे बात करेंगे, क्योंकि बिहार की अगर बात की है तो बिहार जेपी का बिहार है, जहां से देश में बदलाव की बयार की बात की जाती है। बिहार जो है राजनीति का एक तरह से गढ़ है और यूपी और बिहार को माना जाता है। पैनल में हमारे साथ प्रमोद स्वामी जी मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद स्वामी जी, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नसीम अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे, बहुत बहुत स्वागत है नसीम साहब। और प्रमोद स्वामी जी बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। अफजल अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है, जेडीयू की तरफ से अपनी बात रखेंगे, बहुत बहुत स्वागत है अफजल साहब। अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद है, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है अब्दुल बासित साहब। ऋषि मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और बिहार से ताल्लुक रखते हैं। मैं सबसे पहले आज ऋषि मिश्रा के पास चलना चाहूंगा। बिहार का हमने 4 सीटों का एक तरह से एक मुआयना पेश किया, वोट का भी आपको गिनती बताई, कौन कब रहा, 2014 का भी जिक्र किया। ये चारों सीटें अगर देखें बहुत इंपॉर्टेंट है। जेपी के बिहार की एक एक सीट बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज अमित शाह ने गांधीनगर में अपना नॉमिनेशन फाइल किया और एक ग्रैंड जो नॉमिनेशन था वो फाइल किया गया। अगर बात की जाए चुनावों में तो पर्चा जो था, आज पर्चा दाखिल किया गया, क्योंकि जो इसके मुकाबले में जो नॉमिनेशन होते हैं वो पर्ची नजर आते हैं। अब ये देखना होगा, आज उन्होंने अपना शक्ति का प्रदर्शन भी किया, एनडीए को एकजुट भी दिखाया, उद्धव ठाकरे भी वहां मौजूद थे और भी लोग मौजूद थे और जिस तरह से अपनी एक ताकत का एक तरह से इजहार किया है। लेकिन बिहार में आप देखें, पूरे देश में देखें, महागठबंधन की चर्चा कर्नाटक से शुरू हुई, आज तक वो कोई रूप नहीं ले पाई है। अब अगर बात करें इस बिहार की, जेपी के बिहार की इन 4 सीटों का आप कैसे देखते हैं और कहां आपकी जो नजर है, राजनीतिक नजर, उसको कैसे पा रही है? बिहार के फर्स्ट फेज के इलेक्शन में जिन लोकसभा क्षेत्रों में जो चुनाव होंगे उनमें गया है, नवादा है, जुमई है और औरंगाबाद है। अब मैं सिलसिलेवार ढंग से बताना चाहूंगा कि इसमें से जो गया जो है, जीताराम मांझी की पार्टी हम लड़ रही है जहां तक महागठबंधन की बात है, और क्या कहते हैं, और ये विपक्षी जो है जेडीयू को गया है। नवादा, वहीं नवादा एलजेपी लड़ रही है बीजेपी गठबंधन में, वहीं महागठबंधन से कांग्रेस लड़ रही है। जुमई से चिराग पासवान लड़ रहे हैं एलजेपी के। वहीं औरंगाबाद सीट जो है हम के खाते में गया है। अब जहां तक आप राजनीतिक समीकरणों की बात करेंगे तो मैं शुरू करता हूं औरंगाबाद से। औरंगाबाद जो है, औरंगाबाद को चित्तौड़गढ़ कहा गया है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ कहने का सेंस इसमें है कि राजपूत मतदाता जो हैं औरंगाबाद में काफी हैं। और इसका परिणाम आप देख रहे हैं कि 7 बार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह इनको रिप्रेजेंट किए हैं और उनके ही परिवार के उनके बाद श्यामा सिंह और उनके बाद जो हैं, जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे निखिल बाबू, वो उनको रिप्रेजेंट किए हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ जो है औरंगाबाद में खालिद जी जो आप कह रहे हैं जातीय समीकरण कह रहे हैं, जातीय समीकरण के साथ साथ इस बार के चुनाव का जो माहौल है, मूड है, थोड़ा डिफरेंट है। और जिस तरीके से एनडीए ने आज मैसेज दिया है गांधीनगर में कि वो एकजुट खड़े हैं और उन्होंने शुरू से लेकर अब तक अपना गठबंधन भी इजहार कर दिया, सीटों का भी ऐलान कर दिया, लेकिन बिहार में कल तक सीटों को लेकर फाइनल नहीं हुआ था और महागठबंधन की कोई तस्वीर नहीं आ रही है। इसको अगर देखें, बिहार से शुरू करें तो देश की राजनीति पर खासतौर से इस चुनाव में कितना फर्क आप देखते हैं? बहुत अलग एक तरह से देखिए, अलग अलग खासकर खालिद जी बिहार की राजनीति में जाइएगा तो मैं शुरू से कहता हूं, पुलवामा घटना के बाद जो है खासकर शहरी एरिया में नैरेटिव कुछ बदले हैं, खासकर मध्यम वर्ग में और लोअर मध्यम वर्ग में। लेकिन यदि बिहार की राजनीति को आप समझते हैं तो बिहार में कास्ट फैक्टर को भी इग्नोर नहीं की जा सकती है। और उसका एग्जाम्पल है कि औरंगाबाद को ही यदि एक टेस्ट के रूप में लेते हैं तो औरंगाबाद में देखिए पक्ष भी राजपूत है और विपक्ष भी राजपूत है।
तो आप ये देखिए कि औरंगाबाद में राजपूत मतदाता जो है एक निर्णायक भूमिका में है और इसका ही परिणाम है। यहाँ पर जो वोट करेगा वो किस तरह करेगा, सामने भी राजपूत है इधर भी राजपूत है, तो जो जातीय समीकरण काम करेगी या कोई और भी नैरेटिव काम करेगी जैसे आप कह रहे हैं? देखिए जिस प्रकार से ये सीट जो है महागठबंधन जो है हमको दे दिया गया है, तो कहीं न कहीं मैं लगता है कि राजपूत मतदाता जो है बीजेपी की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि यही मैं जानना चाह रहा था। बिल्कुल मैं यही जानना चाह रहा था कि वोट क्योंकि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। एक लाइन बोल के कंप्लीट करूं क्योंकि मेहमानों के पास भी चलना जी मैं एक लाइन बोल के कंप्लीट, क्योंकि यहाँ से जो है सबसे प्रबल दावेदार थे निखिल बाबू, उनकी टिकट काट दी गई है। तो कहीं न कहीं जो राजपूत मतदाता जो महागठबंधन की तरफ शिफ्ट होती वो निराश है। और सुशील कुमार सिंह जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो राजपूत हैं और 2 बार से सांसद हैं, तो कहीं न कहीं राजपूत मतदाता। प्रमोद स्वामी जी के पास चलूंगा, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। प्रमोद स्वामी जी, गांधीनगर में आपने आज जो ऐतिहासिक एक तरह से वो सीट होती जा रही थी, आडवाणी जी वहां पर 98 से लगातार सांसद थे, 91 में जीते, 6 बार सांसद रहे, वो काट के अब पार्टी के अध्यक्ष लड़े। और आज जिस तरह से आपने ग्रैंड नॉमिनेशन किया है, एकजुटता का वो दिखाया है, बाकायदा एनडीए को भी इकट्ठा करके कोशिश की, मैसेज दिया है, कितना आप ये जो बिहार का हम चर्चा कर रहे थे, जिस तरह ये भी बता रहे हैं हमारे ऋषि मिश्रा जी भी कि वहां पर जातीय समीकरण ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपने देखकर कैसे सीटों का करा, क्योंकि वहां पर 22 में से आप 17 पे लड़ रहे हैं, हालांकि आपका गठबंधन वहां पर फाइनल हो चुका है, कितना कॉन्फिडेंट है और किन मुद्दों पर आप मैदान में हैं? देखिए, बिहार में जो है इसके पहले जो हमारे पत्रकार मित्र बोल रहे थे, जातिवाद की राजनीति वहां चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इस बार हमें ऐसा लगता है कि जातिवाद और परिवारवाद के ऊपर राष्ट्रवाद और विकास हावी रहेगा। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए ये कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा कि जब लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे बिहार के, तो उस समय बिहार की जो विकास दर थी वो मात्र 3% थी, और आज जो बिहार की जो विकास दर है वो 11.3% है। तो ये एक बहुत बड़ा एक अंतर है। दूसरा, लालू प्रसाद यादव जी के समय में राज्य के प्रति व्यक्ति की आय जो थी उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, लेकिन आज जो है उसमें प्रति व्यक्ति आय में एनडीए के शासनकाल में 30% की 30% की वृद्धि हुई। आप सुन लीजिए ना, उद्योग बिहार में लगा नहीं तो ग्रोथ रेट। अरे बात तो सुन ली, आप सुन लीजिए ना, आप बात रखिएगा, बीच में टिप्पणी मत करिए, आप अपनी बात रखिएगा ना भाई, बात रखिएगा आप अपनी। दूसरा जो बिहार को एक समय में लालटेन युग कहा जाता था, और उस लालटेन युग से आज बिहार जो है एलईडी युग तक पहुंच गया है। गुंडाराज, चारा घोटाला से आज जनता राज तक पहुंच गया है, और कैसे कम्युनिस्ट और कांग्रेस और है से हम पार्टी और रह से राष्ट्रीय जनता दल, इसका मतलब कहर, ये जो कहर जो है ये बिहार की जनता पर मोदी कहर से दोस्त हो चुके लोग। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2014 का जो दंगल हुआ था पिछली बार, जिसमें पार्टी ने हमारी 1 करोड़ 4 लाख वोट एकत्रित किए थे, आपको ये बात को, ये आंकड़े बिल्कुल आप चुनाव से भी ले सकते हैं। 1 करोड़ 4 लाख वोट को साधने के लिए हमने उसी दिन महागठबंधन निर्माण किया था। हमने अपने वोट जो पिछली बार पोलराइज कर दिए थे बीजेपी ने, और जगह हमने कई कैंडिडेट खड़े करके उनको बीजेपी को एक थाली में रख के वोट दिए थे। इस बार ऐसा नहीं है। बिहार की राजनीति का आप समझ लीजिए, वहां से आरजेडी का जो महागठबंधन है वो बिल्कुल क्लीन, 40 सीटों पे हम लोग लड़ रहे हैं, और 40 में से 40 सीटें हम जीतकर वहां से आएंगे, क्योंकि हमारा जितना पोलराइज वोट था वो सारा हम एकत्र कर चुके हैं, और मोदी कहर से लोग बहुत दोस्त हो चुके हैं। मोदी कहर। नसीम खान साहब, नेशनल पर्सपेक्टिव में अगर आप देखेंगे तो बिहार में आपको 9 सीट मिले, हालांकि गठबंधन का दावा आपके सहयोगी कर रहे हैं 40 की 40 आप जीत जाएंगे, लेकिन 40 से तो पीएम नहीं तय कर पाएंगे ना आप। देखिए खान साहब, मैं आपको बता दूं कि 40 से 4 बिहार की 40 सीटों की बात है, और बिहार पे बात नहीं कर रहे, पूरे नेशनल उस पर किस मुद्दे पे जिस तरह से बात कर रहे हैं, मोदी कहर और वो कह रहे हैं लालू कहर, ये कहर है या कुछ और भी है?
नहीं, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। ये नरेंद्र मोदी जी डिबेट को बहकाने के लिए मूल मुद्दे जो लोगों के हट जाए, समर्थन देंगे, मूल मुद्दों पे से लोगों का ध्यान हट जाए, इसलिए अपनी मीटिंगों में से ऐसी बात कह करके और अपने प्रवक्ताओं को पीछे पीछे लगा देते हैं। चारा चोर कांड में जो जेल में है वो बेल वालों को प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? ये देखिए, जेल जाना, महात्मा गांधी भी देश के लिए उत्थान के लिए जेल जाना पड़ा था। आज मोदी आप के अध्यक्ष माननीय श्री लालू यादव, माननीय लालू यादव जी जेल भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है। आप कितना मर्जी पोलराइजेशन कर लीजिए, एक बार आपकी कोई किसी प्रकार का दंगल में आप कामयाब नहीं होंगे। मोदी कह रहे लोग, एक सेकंड, नसीम खान साहब, नसीम खान ये कह रहे हैं कि महात्मा गांधी भी जेल गए थे, तो आपने जो लालू यादव की पार्टी को सपोर्ट किया है वो कौन से नजरिए से किया, ये सवाल बनता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे अगर जो टाइम दिया है तो ये बीच में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है जो बहस को डिलेल करने आते हैं, मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने आते हैं, जब उनका समय हो तो वो जब बोले, मेरे बीच में बिल्कुल ना बोले। डिबेट का मतलब, नसीम साहब, डिबेट का मतलब ये होता है कि एक दूसरे से वाद विवाद हो, लेकिन हेल्दी स्टाइल में हो। बस ये आपकी बात सही है, इसको एक्सेप्ट करते हैं और प्रमोद आप भी ध्यान रखिए, अपने नंबर पे बोलो। जो व्यक्ति लालू यादव की जेल के बारे में बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रिमिनल केसों में तड़ी पार रहा है, गुजरात से तड़ी पार किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने एफिडेविट के अंदर अपने ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज दिखाए हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर बलात्कार, हत्या जैसे जघन्य अपराध दिखाए। इनको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जब प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जब बहस होती है और ये बीच में बोलने लगते हैं, इनको ये सिखाया जाता है कि आप जाकर के इन डिबेट को जाकर के डिटेल करें और मूल मुद्दों से ध्यान भटकाएं। आज इनसे सवाल पूछा जा रहा है कि आप चुनाव में आए हैं तो आपने जो 2 करोड़ रोजगार पर ईयर यानी 5 साल में 10 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, वो रोजगार कहाँ है? आपने जो बुलेट ट्रेन देने की बात कही थी वो बुलेट ट्रेन कहाँ है? आपने जो 15 लाख देने की बात कही थी वो 15 लाख आपके साथ जो रामदेव जी ने 35 रुपए तेल पेट्रोल देने की बात कही थी वो कहाँ है? आपने जो सैनिकों की शहादत खत्म करने की एक मिनट रिपोर्ट काट रखिए। नसीम साहब, आता हूं। अफजल अब्बास साहब, आपका गठबंधन हालांकि अभी एनडीए में है, लेकिन पिछले दफा आप आरजेडी के साथ थे। गठबंधन बदलते रहते हैं, हालांकि चीजें जो है दूर तक चल रही है, ये प्री पोल अलायंस है, लेकिन इसको आप कैसे देखते हैं और राष्ट्रीय परिदृश्य में आप कैसे देखते हैं इसको, और किन मुद्दों पर आप जाएंगे? क्योंकि अगर देखा जाए तो मुजफ्फरपुर जो कांड हुआ वो भी आपके साथ, जिसे कहना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं थी, और भी समस्याएं थी। किन मुद्दों पर जनता को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं? अब जहाँ तक है, आप जनता को अटैक करने की बात है, वोट मांगने की बात है, जनता के दरबार में जाने के बाद जनता जनार्दन होती है। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि सारे आपके पैनलिस्ट जितने भी हैं अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, मैं सिर्फ 2 ही बात कहना चाहता हूँ। बस वो ये है कि एक तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब है, और बिहार में जिस तरह से 13 साल के दौरान हुकूमत में, नीतीश कुमार जी के हुकूमत में बिहार जितनी तेजी से तरक्की किया है, वो जग जाहिर। इसी दिल्ली की सरजमीन पे बिहार के लोग अपनी बिहारी कहलाने में शर्म महसूस करते। ये नीतीश कुमार जी का कारनामा है कि जिसमें से आप फख्र से बिहारी कहते हैं कि हम बिहार करने वाले हैं। नंबर 1, आज बिहार में जितना विकास हुआ, हमारी पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री, मुझे कोई इंटरप्ट ना कर, माननीय नीतीश कुमार जी जात धर्म कास्ट क्रीड से हट के बिहार के विकास में क्या कोई जात धर्म की बात नहीं की। हर देखिए आप बिहार में जब नौकरी की बात आती है तो महिलाओं को 35% सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन नीतीश कुमार जी ने दिया, उसमें जात धर्म की बात नहीं थी। आज मैं गर्व के साथ कर रहा हूं, फख्र के साथ कर रहा हूं कि बिहार की सरजमीन से आता हूं। बिहार के गांव में ईमानदारी से जितने भी पैनल पे हो, विरोधी हो या मैं पक्ष के लोग, 18 से 20 घंटा बिजली गांव में मिल रही है। सड़कों में सुधार हुआ, सड़कें करीब जो आप 200 से 250 आबादी वाले उसको भी पीछे। आप रोजगार पे बात कीजिए, रोजगार क्या दिया आप कर रहे हैं, रोजगार पे बात कीजिए आप बिहार में। अरे सुनिए, ठीक है जी, सुनिए अब्बास साहब, मैंने इसलिए कि हम
हम आप अब लाइव पे हैं, स्टूडियो में नहीं है। हाँ। सबसे बड़ी बात है नहीं। तो हमने जितना काम किया, जहां शेल्टर होम की बात कर, हम नीतीश कुमार जी की यूएसपी है, किसी भी कीमत पे लॉ एंड ऑर्डर से समझौता नहीं करते। ठीक है, जहां तक ठीक ये है। जितने अब सर बात आप इसमें टेक ले लेते हैं, किसी विपक्षी से नहीं लेते, किसी पॉलिटिकल आदमी से नहीं लेते, ऋषि मिश्रा से लेते हैं, ऋषि मिश्रा। अब्दुल अब्बास साहब, मैं मुजफ्फरनगर काम पर, मुजफ्फरनगर नहीं, मुजफ्फरपुर। ठीक है, ऋषि मिश्रा कितना सहमत है इस दावे से और क्या लगता है? मुजफ्फरपुर की बात कर रहा हूं, मुजफ्फरनगर की बात है, बिहार करने वाले हैं। देखिए, मैं भी मुजफ्फरपुर से हूँ और बिहार की राजनीति को अच्छी तरह से समझता हूँ। हाँ। देखिए, जो जितने भी सियासतदान हैं, चाहे वो जेडीयू हो खालिद जी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो एलजेपी हो, मैं अभी जो बीजेपी के नेता पहले बोल रहे थे कि बंस बात, तो आप देखिए एलजेपी के कोटे में 6 सीट गया है, 6 सीट में से 3 जो है एलजेपी अपने परिवार में ही रख लिया है, एक बाहुबली को दिया है। बाकी देखिए ये क्या कर रहे हैं, या आरजेडी जो हमारे जो भाई बैठे हैं, इन्होंने एक बलात्कारी को टिकट दिया, बलात्कारी की पत्नी को टिकट दिया। राजवल्लभ यादव जो नवादा, आज जो हमारे जो फर्स्ट फेज का हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उसमें से नवादा में जो विभा देवी को टिकट दिया गया, उनके पति राजवल्लभ यादव बलात्कार केस में जेल में है और हाईकोर्ट ने उनको जमानत रद्द कर दिया। तो आप कैसी जाए, या जेडीयू के नेता बैठे हैं, इन्होंने जो सिवान से जिसको टिकट दिया है, अजय कुमार बहुत बड़े बाहुबली है, उनकी जो पत्नी का कविता सिंह को जो टिकट दिया गया है, यानी वंशवाद और जो लाइन ऑर्डर दोनों सवालों के दायरे में। मैं यही कह रहा हूँ, चाहे वो एलजेपी चंदन सिंह नवादा से लड़ रहे हैं, सूरज भान के भाई हैं, बहुत बड़े बाहुबली हैं। तो ये राजनीति की नैतिकता टीवी पे बैठ के जो बोलते हैं, जब टिकट की चयन होती है तब नैतिकता इनकी कहाँ चली जाती है? मैं सवाल मेरा हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव से है, जब आप टीवी पे बहुत भाषण देते हैं, जब नैतिकता की बात आती है तो आप आजादी राजवल्लभ यादव बोलता है। मुझे हाँ, जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए जी। मैं जहां तक आप सिवान की बात आप कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि जब सिवान पे जो अभी कैंडिडेट लड़ी वो दरौदा से एमएलए हैं। एमएलए होने से कोई पास साफ नहीं होता है। अजय कुमार का क्या छवि है? आप जानते हैं अजय कुमार बहुत बड़े बाहुबली है, कितने मर्डर केस का केस है, आप हमको मत समझाइए, बाकी पहले इसको समझा दीजिएगा। मैं मुजफ्फरपुर से बिलोंग करता हूँ और राजनीति को समझता हूँ, बिहार की राजनीति। राजवल्लभ यादव क्या है? बलात्कारी नहीं तो क्या है? अजय कुमार का बाहुबली नहीं तो क्या है? क्या वो गांधीवादी विचारधारा का है क्या? साहब सवाल यही है कि सब लोग उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं, लेकिन अपने सवाल पर उनकी राजवल्लभ, मैं अजय कुमार की बात कर रहा हूँ। हाँ। आप सवाल का जवाब आप हमें ना समझाइए, हम भी लंदन से नहीं, हम भी बिहार के सरजमीन से हैं। जी जी बताएं। और आपको मेरे बारे में जानकारी तो लेनी कि हम भी छपरा कराने वाले हैं। हाँ। और जमीन से जुड़े हुए हैं। इसलिए अजय सिंह की बात कर, अजय सिंह पे कुछ भी हो सकता है, इसलिए बाहुबली को टिकट दिए हैं। लेकिन जहाँ तो उनकी बीवी है, अब बीवी पे कोई आरोप है तो बताइए मुझे। बीवी किसको रिप्रेजेंट करता है? अजय सिंह लड़ने की पत्नी लड़ाइए, ठीक है, टेक्निकल खेल मत खेलिए। किसाबुद्दीन अजय सिंह बाहुबली कौन सी केस में है? अजय सिंह पे कौन सा आरोप है? अजय सिंह पे कौन सा आरोप बताइए तो पहले ना। कविता कुमार लड़ रहे हैं, अजय सिंह पे कौन सा आरोप बताइए तो मुझे। अजय कुमार लड़ रहा है, बाहुबली है, आप नाटक करते हैं, पब्लिक को पागल समझ रखे हैं आप लोग, बाहुबली को टिकट। ठीक है, यानी सवाल उठेगा, सवाल का जवाब सवाल के हिसाब से आएगा। नसीम खान साहब, बात यह है कि कांग्रेस वहां पर 9 सीट पर लड़ रही है, बिहार पर हम फोकस इसलिए कर रहे हैं कि आज उसकी चर्चा है, लेकिन राष्ट्रीय परिदृश्य में अगर आप देखें पूरे देश में क्या मैसेज जाएगा और कहां खड़े हैं। और जो आपकी स्कीम आई है 6000 वाली, इसको लेकर तो आज इंदौर में एक आदमी ने कोर्ट में कह दिया अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने के लिए कि जब राहुल मुझे 6000 रुपए देंगे तो मैं अपनी पत्नी को दे दूंगा, मेरे पास तो पैसा नहीं है। बाकायदा उसने कोर्ट में रिटन में ये बात कही है। तो ये जो लुभावने वादे हैं, इस पर चुनाव होगा या आगे क्या ठोस मुद्दे रहेंगे? देखिए खालिद साहब, कांग्रेस पार्टी कभी भी लुभावने वादे नहीं करती। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। मैं आपको एक बात याद दिला दूं, राहुल गांधी जी ने अभी 10 दिन पहले रैली के अंदर एक बात कही थी जिसपे किसी टेलीविजन ने डिबेट नहीं की। कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता को राहुल गांधी छींक भी देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ऊपर से लेकर नीचे तक टूट पड़ते हैं राहुल गांधी के ऊपर। लेकिन राहुल गांधी ने अभी मंच से एक बात कही और ये कहा कि मैं 15 साल से भाषण दे रहा हूं, कोई व्यक्ति भारतीय राजनीति का मेरे भाषण में से झूठ निकाल करके दिखा दे, ये उन्होंने चैलेंज किया। किसी ने उस पर डिबेट नहीं की, किसी ने उसको चैलेंज नहीं किया। इसका मतलब साफ साफ है
कि राहुल गांधी जो लेकिन नसीम साहब एक बात समझ में नहीं आती, आप चाहते हैं कि डिबेट आपकी मर्जी के मुताबिक हो, आप कोई बात कहें और हम उसके पीछे लग जाएं। डिबेट हम करते हैं, आप ही के मुद्दे उठाते हैं, आप ये बात कहिए। झूठ तो आपको दिखाया था, हमने आपसे ही पूछा था कई बार कि जब आपने वादे किए हैं मध्य प्रदेश के अंदर और पंजाब के अंदर 13 रुपए माफ करके आप कहते हो किसानों को माफ करिए, तो झूठ तो ये अपने आप ही आ गया। लोग आत्महत्या कर रहे हैं उसको टेलीविजन को नहीं दिखाई देता, किसान मर रहे हैं उसको नहीं दिखाई देता, टेलीविजन ही दिखाता है, तब आपको पता लगता है, तो आप भी कोई जमीन पे नहीं जाते, ये टेलीविजन ही दिखाता है, मीडिया को नहीं दिखाई देता। मीडिया को यह दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री ने शराब बोल दिया, उसका उच्चारण सही है या नहीं है। वो छोटा सा है बड़ा सा है, एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जिसको शब्दों का उच्चारण नहीं पता, उस पर मीडिया नहीं जाती। मीडिया शराब के ऊपर लग जाती है, मीडिया पाकिस्तान के ऊपर लग जाती है, पूरा देश बेरोजगारी की चपेट में है, पूरा देश भुखमरी की कगार पे, मीडिया इस पे नहीं जाती। नहीं नसीम साहब, मीडिया तो इस पे भी जाता है कि आपके नेता ने कहा था कि गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी फिर हटाने के लिए आप लोग बात कर रहे हो, तो मीडिया इस पे भी जाएगा ना। बिल्कुल, क्या गरीबी है? मैं खालिद साहब आपसे ही पूछना चाहता हूं कि जब कहा था उसके बाद से अब तक क्या इस देश के अंदर बहुत सारे लोगों के आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ? क्या बहुत सारे लोगों ने एक नए ऊंचे आयाम अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर के नहीं छुए? एकदम सारी चीजें मैं ये मानता हूं कि कुछ लोग हैं, किन की बात कर रहे हैं? रॉबर्ट वाड्रा की बात कर रहे हैं जिनकी स्थिति में सुधार हुआ, या किन लोगों की बात कर रहे हैं आप? आप फिर रॉबर्ट वाड्रा पे लिया क्या? अगर आप रॉबर्ट वाड्रा को गलत थे, 11 बार ईडी ने उन्हें बुलाया, सुबह से शाम तक बैठाए रखा, नहीं, उनके खिलाफ मैं सवाल कर रहा हूँ, अगर वो सही थे तो आप डिफेमेशन क्यों नहीं डालते हो? आप बीजेपी के खिलाफ डिफेमेशन क्यों नहीं डालते हो कि भाई वाड्रा साहब को बदनाम? देखिए अभी जांच चल रही है, जिस दिन ईडी ये कह देगी हमें कुछ नहीं मिला, हम जांच के सामने अधिकारियों के सामने जिस दिन ईडी ये कह देगी हमें कुछ नहीं मिला, उस दिन हम बीजेपी के ऊपर। ठीक है, प्रमोद स्वामी जी वो कह रहे हैं कि आपको सिर्फ फंसाया जा रहा है और कहीं कुछ मिल नहीं रहा है, और अगर इनके खिलाफ कुछ नहीं मिलेगा तो आपके खिलाफ ये कोर्ट में भी जाएंगे, अभी कह रहे हैं। तो क्या अब आप कोर्ट से बचने के लिए कुछ करेंगे, या आपके पास कोई ठोस सबूत भी थे? क्योंकि आप भी चुनाव इसी बात पे लड़के आए थे कि हरियाणा में जैसी आपकी सरकार बनेगी, जैसी सरकार होगी, वाड्रा अंदर होंगे। वाड्रा अंदर नहीं है, लेकिन दोबारा चुनाव आ गया। उनको स्वागत है, वो कोर्ट में जाए, और ये जो कानूनी प्रक्रिया है, कानून अपने तहत काम करेगा, उसमें हमें कुछ नहीं कहना। दूसरी बात, अभी जो हमारे मित्र सवाल उठा रहे थे कि रोजगार कहाँ है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 16 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के तहत जो है रोजगार मिला है। बातें मत करो, तुमने पकौड़ा बनाना, अरे भैया से निकालना, ये सारी बात बताई। पढ़े लिखे लोगों को चौकीदार, पढ़े लिखे लोगों को चौकीदार, विद्यालय छोड़ के शौचालय, इस देश का दुर्भाग्य है। विद्यालयों में पैसा लगना चाहिए था, शौचालयों में पैसा लगा दिया। खाली साहब थोड़ा बोलने का मौका दे, थोड़ा बोलने का मौका दे। अच्छा, दूसरा जो है कि जो सर्वे रिपोर्ट अमित शाह ने जो बिहार में जितने जाके 17 सीटों पे टेके हैं, एक बिल्कुल क्लियर हो गया कि अब इनका देश में किसी प्रकार का कोई विजन नहीं है, और राजनीति को प्रयोग करने के लिए अमित शाह ने केवल 17 सीटों के ऊपर बिहार में कॉम्प्रोमाइज किया। इसका मतलब बीजेपी का किसी प्रकार की कोई हवा नहीं है, बस केवल मोदी कहर से लोग बचना चाह रहे हैं, मोदी कहर से लोग देश में बचना चाह रहे हैं। ये जहां भी वोट मांगने जाएंगे लोग इन्हें उल्टा उस एरिए में भगा देंगे, क्योंकि मोदी कहर से लोग त्रस्त आ चुके हैं, मोदी कहर से लोग त्रस्त आ चुके हैं। अब आप मोदी कहर क्यों कहते हैं? लालू प्रसाद यादव तो कोर्ट के आदेश पे गए, इसमें मोदी कहर कहां से आ गया? रोजगार का जवाब देना पड़ेगा आपको, 15 लाख का देना पड़ेगा। ये जो वादे आपने किए इसका जवाब लालू यादव जो देना पड़ेगा, कोर्ट की वजह से इसमें मोदी कर लिया है। खैर 17 सीटों पे जो घुटने टेके बिहार में, इसका क्लियर हो चुका है कि बिहार में बीजेपी का सुपड़ा साफ है। आप कितने पे लड़ रहे हैं? हमारा महागठबंधन 19 पे लड़ रहे हैं, हम महागठबंधन से 2 पे ही ज्यादा लड़ रहे हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी हम लोग बिहार की पार्टी है, बिहार के मजबूत अफजल अब्बास सबसे बड़ी पार्टी है बिहार साहब, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। ठीक है अफजल अब्बास साहब, आपका गठबंधन बीजेपी से है, प्रमोद स्वामी से सवाल बनता है हालांकि ये, लेकिन चूंकि आप भी गठबंधन में शामिल है, वसीम रिजवी प्रियंका गांधी को कह रहे हैं कि बहुत खूबसूरत है, इनको मैं अपनी फिल्म में ले लेता। हालांकि ये बयान कोई और भी दे रहे हैं, और भी लोगों के यहां से आ रहे हैं, तमाम लोगों की जबान संभल रही जो है फिसल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी विद द डिफरेंस, और आप जो बात कह रहे हैं कि आप लॉ एंड ऑर्डर के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, तो ये जो जबान है इसके लिए आपने विरोध किया अपने गठबंधन सहयोगी से?
वसीम रिजवी लखनऊ वाले की बात कर रहे हैं आप क्या? जी जी जी, एक ही हैं। हेलो जी जी, वही उन्हीं के। हाँ, वसीम भाई जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शायद जी। वो देखिए, वसीम रिजवी भारतीय जनता पार्टी की ना कोई मेंबर है ना जदयू की मेंबर है। नंबर एक, अगर वो जिस तरह के बयान दे रहे किसी भी महिला के प्रति, हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। हम महिलाओं का सम्मान करना जानते हैं, हम महिलाओं के सम्मान करेंगे, हम महिलाओं की अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, उत्थान की बात करते हैं। महिला समाज का एक अंग है, हीरोइन बनाएंगे तो अपलिफ्टमेंट हो जाएगा। महिलाओं की इज्जत होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि लेकिन वसीम रिजवी सुनिए, अरे सर बोलिए, वसीम रिजवी हो या अफजल अब्बास हो या कोई भी हो, महिलाओं का अनादर नहीं करना चाहिए, उनको अपने हद में रहना चाहिए। वसीम रिजवी हमेशा आए दिन उल्टे सीधे बयान देते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर है कि नहीं है, मेंबर है कि नहीं है, चेयरमैन है कि नहीं, उससे लेना नहीं है। लेकिन आज के डेट में स्वामी जी वो मेंबर है कि नहीं है, ये तो अफजल अब्बास तो कन्नी काट रहे हैं, लेकिन आप क्या कहते हो? सवाल ये कि मुद्दों पर चुनाव होगा तो कौन से मुद्दे रहेंगे? वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, मेंबर कहां से होते हैं? वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि चुनाव पे जो है, चुनाव का स्तर नहीं गिरना चाहिए और महिलाओं के प्रति कोई भी पार्टी हो। जैसे कुछ दिन पहले हमारे सपा के मित्रों ने भी जयप्रदा जी के बारे में भी उन्होंने कहा था रातें रंगीन हो जाएंगी रामपुर की। हाँ, तो इस तरह की जो टिप्पणियां हैं, चाहे वो प्रियंका जी हो, चाहे वो जयप्रदा जी हो, या कोई भी महिला हमारी प्रतिनिधि उम्मीदवार हो या प्रार्थी हो या नेता हो, हम जब भी कोई टीका टिप्पणी करें तो इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि महिलाओं की जो गरिमा है, महिलाओं का जो सम्मान है, वो बरकरार रहना चाहिए। राजनीति कैसे बरकरार रहेगा? प्रमोद स्वामी जी, आपकी तरफ से तो खंडन नहीं आया, आपने कोई कार्रवाई भी नहीं करी। बीजेपी को जेल भेजना चाहिए, वसीम रिजवी को बीजेपी को स्टैंड लेना चाहिए था। सरकार आप केंद्र में है, वो उसको जेल भेजना चाहिए था आदमी को आपने। अरे जयप्रदा जी के जिन्होंने अभद्र टिप्पणी करी आप उसे जेल भेजिए। महिला के आचरण को निकाला तो वो गलत है, वो नहीं की जानी चाहिए, हम ऐसा मानते हैं। नसीम खान, चुनाव सिर पर है। पहले चरण का चुनाव, हालांकि चरण 7 हैं और 2 ही चरण में मान रहा हूं, मैं बार बार यही कह रहा हूं, चरण 2 ही होंगे। जब तक नेता को वोट नहीं मिला तब तक वो जनता के चरण में है, और जब वोट लेके वो जीत जाएगा तो 5 साल तक जनता उसके चरण में रहेगी अपने काम कराने के लिए। लेकिन अब जो मुद्दा रहेगा, आप कह रहे हो रोजगार है और चीजें हैं, तमाम आपकी तरफ से बहुत लंबी फहरिस्त है, 2 करोड़ रोजगार है, 15 लाख है, स्मार्ट सिटीज की आप गिनती कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप कहते हो कि मोदी हटाना है, लेकिन आपके अंदर खुद एका नहीं है। कहीं आप देखें, बिहार में समझौता करके 9 सीटों पे आपको इस्तीफा करना पड़ा, यूपी के अंदर आपको कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या लगता है, आप खुद कहीं फोकस नहीं है, कहीं खुद डिफोकस हो गए? खालिद साहब, मैं बता रहा हूं आपको, ऐसा नहीं है जो लोग सोच रहे हैं इस बात को। यही जब हम 3 राज्यों के चुनाव लड़ने गए थे, 5 राज्यों के चुनाव हुए थे पीछे, तो हमें ऐसे ही कमजोर आंका गया था और हमें कहा गया था ये मुकाबले से बाहर है। नरेंद्र मोदी जी हो, भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता हो, और खुद मायावती जी हो या अखिलेश यादव जी हो, ये सारे नेताओं ने कांग्रेस को बहुत कमजोर आंका था। इन्होंने उस टाइम भी बार्गेनिंग करने की कोशिश की थी कि हम मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अंदर सीटें लेना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने एक दृढ़ निश्चय किया, अपना फैसला लिया। ये कौन है बीच में बोल रहा है जिसको तमीज नहीं बात करने की? ठीक है, कौन है बीच में जो बोल रहा है उससे तमीज नहीं बात करने की? पहले आप सीख के आइए, पहले आप सीख के आइए। प्रमोद स्वामी जी, आपके इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं कर रहा, आप सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का दिमाग खराब हो गया है, अपने दिमाग को सही कर लें। अब मई में आपकी सरकार जाने वाली है। हाँ, सरकार जाए ना जाए वो बात की बात है, लेकिन प्रमोद स्वामी आप भी ध्यान रखें, और नसीम खान आप भी थोड़ा सा दिमाग को सही कर ले। इस देश के अंदर गोरसेवादी और हिंसावादी राजनीति नहीं चलेगी। ऊपर से लेके मोदी से लेके निचले स्तर तक का एक व्यक्ति अपने दिमाग को ठीक कर ले, इतना मैं आपको बता रहा हूं। साहब, ये आपकी बात जो है थोड़ी सी इमरजेंसी की याद दिला रही है, ये आपकी भाषा जो इमरजेंसी की याद दिला रही है। मैं खुद कह रहा हूँ, एक सेकंड, मैं खुद आपको कह रहा हूँ कि प्रमोद स्वामी आप भी कंट्रोल रखें, बीच में इंटरप्ट ना करें। लेकिन वाद विवाद हो, डिबेट का मतलब वाद विवाद है, लेकिन
थोड़ा सा भाषा की गरमा सब लोग ध्यान रखें और इमरजेंसी की याद आप भी ना दिलाएं और आप भी थोड़ा नसीम खान को भाषा की गरिमा सिखा दीजिए। जी नसीम साहब आप बताएं क्या कह रहे हैं। तो खालिद साहब मैं इस बात को कह रहा था कि हम लोग चुनाव हमने 1947 से लेके और आज तक बहुत चुनाव लड़े हैं और हमने बहुत चुनाव हारे हैं और बहुत बुरी तरीके से हारे और बहुत प्रचंड बहुमत से जीते हैं। हमारे लिए चुनाव हारना और चुनाव जीतना कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी के आने के बाद तो बिल्कुल हारना आम सी बात हो गई। सुनिए, कांग्रेस पार्टी का सरकार में आना कोई ये नहीं कि हम सरकार में आएंगे कुर्सी के लिए मर जाएंगे। हमारा काम होता है जनता की सेवा करना। अगर जनता हमें मौका देगी तो हम सेवा करें। जैसे हमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और क्या नाम है उसको राजस्थान में दिया। ये जो 2019 का सरकार चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये दो विचारधाराओं के बीच में चुनाव है। ये एक विचारधारा गोडसेवादी विचारधारा है जो संविधान को तोड़ना चाहती है, जो इस देश के दलितों को पीट करके इस देश के दलितों की छाती पे पैर रख के आगे बढ़ना चाहती है, जो इस देश के दलितों का आरक्षण छीनना चाहती है, जो इस देश के युवाओं का रोजगार छीनना चाहती है, जो इस देश के किसानों का दो तरह की बात कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं मलाई के लिए काम करती है, जनता की भलाई के लिए काम करते हैं। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप है। जनता किसको चूज करेगी और जिस तरह से सभी नेता एग्रेसिव हो रहे हैं लेकिन अपनी बात भूलकर। देखिए तो जनता डिसाइड करेगी किसको चुनती है, किसके वादे अच्छे लगते हैं, किसके वादे अच्छे नहीं लगते हैं। और ये तो जब चुनाव आती है खालिद जी तो नेता एक दूसरे पे शब्दों का वाहन चलाते ही हैं। तो मोदी जी ने जो कहा अपना स्टैंड कहा, राहुल गांधी ने अपना स्टैंड कहा, लेकिन जो मुख्य जो मूलभूत समस्याएं हैं उन पे यदि डिबेट हो, उन पे यदि फोकस हो, खासकर रोजगार है, शिक्षा है, एजुकेशन है और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं बेरोजगारी बढ़ रही है हमारे देश में, जिस प्रकार से शिक्षा का जो है ये रेशियो है घट रहा है, हेल्थ का देखिए। आज मैं कल ही एम्स गया था, मैं एम्स का भीड़ देख के इतना दुखी हुआ कि कोई डॉक्टर या कोई इतना डॉक्टर भी क्या करे, इतना नंबर ऑफ पेशेंट हैं, कोई किसी को पूछने वाला नहीं। मैं कल खुद एम्स गया था, मेरे एक रिलेटिव बीमार थे तो मैं गया था देखने, तो काफी दुख होती है। तो जो मूलभूत समस्या है जो जनता, लेकिन ऋषि मिश्रा इसके लिए सत्ता जिम्मेदार है, विपक्ष भी जिम्मेदार है। अगर सत्ता काम नहीं कर रही है तो विपक्ष भी सवाल उठाए। नसीम खान की पार्टी ने राफेल मुद्दा उठाया, आज राफेल हट गया है। अगर इन्होंने भी ये पूछा होगा कितने एम्स बने तो इन्होंने एक बार भी नहीं पूछा ना। देखिए सभी पार्टी जिम्मेवार है, कांग्रेस भी जिम्मेवार है। कांग्रेस भी करीब 50 से 60 साल शासन किया, करीब 10 साल के आसपास बीजेपी भी शासन कर चुकी है। तो इस सब चीजों के लिए हर पार्टी जिम्मेवार है। मैं कहता हूँ 4 साल में मैं आपकी बात को 4 साल में 4 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं, सरकारी नौकरियों से गए हैं, 4 करोड़ दुकानें बंद हो गई, छोटे भैया जितने बेचारे ठेले ठाले वाले लोग थे पूरे दिल्ली जैसे शहर में आज दिन के 5000 शोरूम बंद किए जा रहे हैं। इसका वजह यह है कि देश में कंगाली इकोनॉमिक सिस्टम इन्होंने बिगाड़ दिया देश का। पूरा देश आंदोलन के तहत अब ये कोई राजनेता नहीं जाएंगे, जनता अपने आप समझ आ गई है कि हमें किसको चुनना किसको चुनना। मैं बात कंप्लीट नहीं कर पाया। किसको चुने, जनता किसको चुने, उसके सामने दोनों आप ही लोग खड़े हो तो किसको चुनेगी जनता? एक आंदोलन के तहत जनता ने अपने आप को संभाल दिया, दोनों विचारधाराओं को। मैं एक लाइन सरकार चले उसको और 4 साल से जो बेड़ा अब्दुल बासित आपका बिहार में सरकार था, आपका भी बिहार में सरकार था, लोग देख चुके आपका जंगल राज। और जेडीयू की जहां तक मैं बात करूं, आज भी सुनिए मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए, आज भी हम जिस गांव से बिलोंग करते हैं आज भी बच्चे जो है कट्टा बिछा के यानी बोरे बिछा के पढ़ते हैं प्राथमिक स्कूल में। आज भी जो ये शिक्षा में सवाल आप मुख्यमंत्री पलटू राज इसके लिए आप भी जिम्मेवार है, पलटू राज भी जिम्मेवार है। आज भी 13 साल मनमोहन सरकार ने उसको इतना सपोर्ट करा, बिहार को इतने पैकेजेस दिए मनमोहन सरकार ने, और मोदी जी ने भी कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद आप बोलने नहीं दे रहे हैं, आप क्या है, आप क्या किया पलटू राम? अरे आप आज भी खालिद जी बिहार के लिए आज हम लोग बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार हमारी विचारधारा का अरे गजब की लालच में आकर बीजेपी के साथ। अरे हम आपकी तरफ भाषण नहीं, हम मूलभूत बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं। अरे सर हमें बोलने तो दीजिए।
आज भी खालिद जी, आप किसी भी एक स्कूल को चुन लीजिए और उसके टीचर से जाके बिहार में पूछिए, सिंपल सा सवाल, एक एडिशन का सवाल पूछिए, सब्ट्रैक्शन का सवाल पूछिए, या 2 लाइन हिंदी सही से बोलवा लीजिए, नहीं कर पाते हैं तो वो लोग बच्चे को कैसी एजुकेशन बिहार में दे रहे होंगे जेडीयू नेता समझ। लेकिन एक बात है, एक सेकंड बात साहब, बिहार के लोग इसलिए अच्छे लगते हैं कि बिहार में आपने कहा कि आज बिहार के लोग अपने आप को बिहारी कहने में गर्व महसूस करने लगे। मेरा ताल्लुक बिहार के लोगों से बहुत रहा, अपनी नौकरी के कार्यकाल में सहारा में बहुत लोग थे। बिहार के लोग हमेशा बिहार पर गर्व करते थे और बिहार के लोगों को देखकर भी हमें भी गर्व होता था कि ये लोग भले ही कितने अभाव में आए हो, लेकिन इन्होंने न शिक्षा में पीछे रहे, न कई 100 किलोमीटर दूर आके भी ये लोग देश के निर्माण में काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि आपकी आज गठबंधन है, इतने 1000 करोड़ दे दूं, इतने 1000 करोड़ दे दूं, लेकिन हालात आज भी वही हैं। तो क्या लगता है इस बार जो मुद्दे हैं क्या रहेगा? नहीं देखिए, आप ये आप नाइंसाफी होगी कि आप कंपेयर करें 2005 से पहले के मैं आज में कंपेयर का और तुलनात्मक अध्ययन कीजिए तो समझ में बात आ जाएगी आपको। जहां तक मित्र, चूंकि मैं पहचान नहीं रहा हूं, टीवी पे ऑन एयर आपके है, लाइव पे है कि ठीक है स्कूल में बच्चे बोरा पे पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल के बिहार से ताल्लुक भवनों की संख्या कितनी अच्छी हुई। नहीं, अब्दुल बासित अभी बिहार के रहने वाले नहीं है, यह है दिल्ली के रहने वाले। अरे वो बोल रहे हैं तो उनको बिहार के बारे में पता ही नहीं है। सिर्फ ठीक है, जहां तक मैं जानता हूं, हमारे मित्र है, अच्छी बात है, वो आरजेडी में है, लेकिन स्कूल के भवनों का निर्माण आप एक भी मैं समझता हूं एक भी स्कूल जो जर्जर स्थिति में थी, सारी बिल्डिंगें जो बनी हुई हैं सब नई बिल्डिंग बनी। हाँ, स्कूल में भी कुछ मूलभूत सुविधाओं की कमी है, इसमें इनकार नहीं कर रहा, इग्नोर नहीं किया जाता है। 55,000 करोड़ का बजट बिहार को दिया गया था मनमोहन सरकार में, 55,000 करोड़ जब नीतीश बाबू की सरकार थी। तो आप उस पैसे को कहाँ इस्तेमाल करा? जब शिक्षा स्तर इतना गिर गया 13 साल में, तो आपने उस पैसे को कहाँ इस्तेमाल करा? बिहार के विशेष पैकेज दिए, बहुत सारे पैकेज दिए, मोदी जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो शिक्षा स्तर गया। आप विशेष पैकेज जाके तो देखिए, विशेष आज जाके देखिए विशेष पैकेज की बात, सड़कें देखिए, बिजली देखिए, हॉस्पिटल देखिए, स्कूल की बिल्डिंग देखिए, ऐसी बात तो नहीं कि नहीं है। आप 15 साल पहले के इतिहास को उठा के देख लीजिए। आप ये क्या था, बारिश होती तो टीचर लोग भाग जाया करते थे, किसी घर में जाके छुप के पढ़ाया करते थे। वो दिन मुझे भी याद है, मैं भी बिहार के सुदूर गांव का रहने वाला हूँ, मुझे पता है। आपने सवाल किया कि शिक्षा का स्तर खराब है, वो कहना बिल्कुल ठीक है। नहीं, हाँ ठीक है, शिक्षा लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने के बाद सुधार किया जा रहा है। यदि आप अध्ययन करेंगे तो नो डाउट आरजेडी के टाइम से कुछ सुधार हुआ है, खासकर बिजली में, सड़क में, लेकिन एजुकेशन को मैं समझता हूं नीतीश कुमार ने बर्बाद कर दिया। आप टीईटी शिक्षा मित्र को ऐसे बहाल किए, ना आप परीक्षा लिए, सिर्फ मार्क बेसिस पे आपने बहाल किया। और शिक्षा का हाल ये है कि आप खालिद जी कभी भी किसी भी बिहार के किसी भी स्कूल को आप जांच कीजिए, 2 लाइन वहां के टीचर लिख नहीं पाते हैं, तो बच्चे को क्या पढ़ा पाएंगे? वो मेरा सवाल ये है। अरे आप किसी एक दो स्कूल की घटना को पूरे बिहार के शिक्षकों का अपमान ना करिए। मैं मानता हूं कि कहीं घटनाएं घटी है, लेकिन इसका मतलब पूरे बिहार के शिक्षक अनपढ़ है ऐसे बहाल कर दिया गया। सम्मान के पीछे पढ़े लिखे हैं, कुर्मी समाज से आते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। अपमान सम्मान के बिहार मत छुपिए, सारा बिहार आपके नजरों में छुप जाते हैं आपके जो, मगर मुख्यमंत्री तो पढ़े लिखे हैं। बासित साहब, डिबेट हो रही है, आप अगर किसी की बात को नहीं आने देंगे तो कैसे बात पता लगेगी? सवाल उन्होंने किया, की बात कर रहा हूं, जवाब तो आने दें। अगर एक दो घटनाएं घटी, अनपढ़ कोई गलत अपॉइंटमेंट होगा, इसका मतलब सारे के सारे शिक्षक वही कुछ जानते नहीं है। ठीक है, ये ठीक है, मतलब सही उचित नहीं है आपका कहना। मेरे कहने बिल्कुल जनता के पास समय नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऐसे वादे हैं, लेकिन आप राष्ट्रवाद को स्थान खड़ा करके बाकी मुद्दों को दबा रहे हैं। ये विपक्ष का आपके ऊपर आरोप है। क्यों ऐसा हो रहा है? खासतौर से उन सवालों से क्यों आप चुप रहे हैं जो कांग्रेस भी उठा रही है और लोग भी उठा रहे हैं?
नहीं, आज 15 एम्स जो है वो बन रहे हैं। एम्स का तो ना मत बोलिए, तो मैं पूरा पोल खोल दूंगा। खोलिए एम्स का पूरा पोल खोलिए। आप ही के चैनल में पोल खोल चुका हूँ। बताइए, जनता को बताइए। आप जो एम्स का हवाला दे रहे हैं तो आपको लगता है सिर्फ आप धमकी दे रहे हैं? नहीं, आप जो एम्स का हवाला दे रहे हैं बीजेपी के नेताजी, आसाम में 2015 में एम्स स्वीकृत हुई और जो तय राशि हुई उसका आपने 5% भी अब तक नहीं दिया है। तो कौन सा एम्स बना रहे हैं आप? कौन सा एम्स बना रहे हैं? उत्तराखंड में जो एम्स की जो राशि दी गई उसका 50% भी अभी तक नहीं दे पाए। तो कौन सा एम्स खोल रहे हैं आप? दूसरे को बोलने दीजिए। अरे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन तो करूंगा ना। बोलने दीजिए। नहीं, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन दूसरों को भी अपना पक्ष रखने दीजिए। आप विद्वान मानने के लिए जब सवाल एम्स को करूँ बिजली दी गई है। अभी आपने एम्स का खुद ही जिक्र किया, जब आपने सवाल पूछा तो आप दूसरी जगह जाने लगे। 50 करोड़ लोगों ने आयुष्मान भारत के तहत आयुष्मान का मत बोलिए। अभी बिहार में बना है आयुष्मान का। विदेशी पर्यटकों की ठीक है संख्या में नसीम खान, सत्ता काम नहीं कर रही है, विपक्ष खामोश है। विपक्ष मुद्दों को नहीं उठा पाया तो विपक्ष की नाकामी को कैसे लेगी जनता? देखिए, हम लगातार मुद्दों को उठा रहे हैं, ये देश देख रहा है। हम लगातार 5 साल किसानों के साथ खड़ रहे हैं, हम युवाओं के साथ खड़ रहे हैं। हमने जो है लोगों की मूलभूत समस्या उठाई। ये पाकिस्तान उठाते रहे, पाकिस्तान में बिरयानी खाते रहे, नवाज शरीफ से दोस्ती निभाते रहे, पाकिस्तान की एजेंसी को ला करके हिंदुस्तान के अंदर जांच कराते रहे और हम मुद्दों को उठाते रहे। यही वजह है कि हिंदुस्तान की जनता ने 3 बड़े राज्य जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक था हिंदुत्व का, वो राज हमें सौंप दिया। भाई, अमन मनी त्रिपाठी की बेटी ने आपने ऐसा क्या सोचा, टिकट थमा दिया और 12 घंटे में रुखसत कर दिए। बुलेट जैकेट क्यों नहीं खरीदी जवानों के लिए? जवाब देंगे आप? नसीम भाई से मेरा सवाल है। अमन मनी सब अपनी गा रहे हैं। दलाली का इंतजार कर रहे थे क्या? रॉबर्ट वडेरा जी दलाली का इंतजार कर रहे थे। हाँ, दलाली राफेल में की है, चौकीदार ने चोरी की है, अपने दोस्त के लिए, अंबानी के लिए। आप ध्यान रखिए, सरकार बदलते ही ये चौकीदार जेल में होगा, जिसने चोरी की है ये चौकीदार जेल में होगा। मोदी शहर से लोग बचना चाह रहे हैं। आंदोलन के तहत जनता ने फैसला कर लिया है। नेता मुद्दों को रखे ना रखे, जनता ने फैसला कर लिया कि बीजेपी का टुकड़ा साफ एक बार। इसलिए आप पूरे देश में 20 सीटें 15 सीटें की आप पूरे देश में, साउथ से भी 1 सीट नहीं मिल रही, नॉर्थ ईस्ट से 1 सीट नहीं मिल रही, बिहार से 1 सीट नहीं मिल रही, बंगाल से नहीं मिल रही, उत्तर प्रदेश से नहीं मिल रही, राजस्थान से नहीं मिल रही, आप गुजरात से। अगर आपको कितनी मिल रही है? नहीं खालिद जी, एक सेकंड, इनको पूछ लेते हैं, इनको कितनी मिल रही है? हम 40 सीटें पूरी, हमारा महागठबंधन 40 सीटों पे पूरी। इतने कॉन्फिडेंट क्यों है? क्योंकि आपने बाहुबलियों को छोड़ रखा है, राजवल्लभ भाई यादव। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हमारी पार्टी का जो निर्णायक भूमिका, जो पार्टी के साथ लगातार जुड़े 15-20 साल बलात्कारी हो, उन लोगों को हम दरकिनार नहीं कर बलात्कारी हमारे प्रदेश में उसको उठाया गया तो काउंटर करने के लिए मोदी कहर भी, मोदी चोर भी, दोनों को काउंटर करना है। चोर और चोरी करना काउंटर। और दूसरी बात, आप ये समझ लो कि 1 कड़ी पार को ये प्रधानमंत्री का दावेदार बनाने जा रहे हैं। एक कड़ी पार को भाजपा वाले गांधीनगर से उतार के, गांधीनगर से उतार के इस देश में पूरी की पूरी नीति बांधी है। केवल 2 हाथों में, 2 भीड़ में दोनों आदमी अकेले खड़े रह जाएंगे। ठीक है, सभी गेस्टों से लास्ट राउंड के लिए एक लास्ट राउंड के लिए नहीं होगा। भाजपा भी इनके साथ नहीं खड़ी होगी, भाजपा के कार्यकर्ता भी इनके साथ नहीं खड़ी होगी। प्रमोद स्वामी, भीड़ में प्रमोद स्वामी, लास्ट राउंड में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जनता को देने के लिए आपके पास क्या है? और ये मुद्दे जो हैं, आप बिहार से चले थे, लेकिन राष्ट्रीय पटल पर अगर आप देखें तो आज गांधीनगर में आपने बड़ा रोड शो भी किया और बड़ा पर्चा भी भरा, लेकिन जनता किस बात पर आपके चले? राष्ट्रवाद या सिर्फ बातों को घुमाने का, जैसा कि आरोप आपके ऊपर विपक्ष लगा रहा है? देखिए, अगर आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना अगर गुनाह है तो इसका फैसला जो है देश की जनता करेगी। दूसरा, हम विकास का मुद्दा लेकर के चुनाव में जाएंगे
आज विकास दर है वो 7% से ऊपर है भारत की। अच्छा प्रमोद स्वामी, एक सवाल पूछना चाह रहा था मैं, कांग्रेस एक सवाल, प्रमोद स्वामी एक सवाल, प्रमोद स्वामी एक सवाल, आतंकवाद को जो है मुंह तोड़ जवाब देना बहुत जरूरी है और उस पर पूरा देश सेना के साथ है, सरकार के साथ है, लेकिन पुलवामा में जांच के नाम पे अभी कुछ नहीं आया सामने। वो आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कैसी हो रही है? गाड़ी किसकी थी? नहीं देखिए खालिद साहब, आप जो कह रहे हैं पूरा देश है, लेकिन कुछ लोग आज फिर एक घटना हुई है ना, आज फिर एक घटना हुई है। ठीक है अफजल अब्बास साहब, लास्ट कमेंट बिल्कुल बहुत शॉर्ट में जी। हाँ, किस मुद्दे पर जो है चुनाव लड़ा जाएगा और बाद में आप फिर इधर उधर नहीं होंगे, क्योंकि ये आपको कह रहे हैं पलटू राम एक तरीके से, तो क्या बाद में फिर इधर उधर नहीं होगा मामला? सवाल दोबारा रिपीट करिए। मेरा सवाल ये है कि चुनाव इतना हो रहा है कि आवाज क्लियर है, दोबारा सवाल पूछिएगा। भाई जाहिर से बिहार की पार्टी का स्टैंड सवाल मुझसे प्रमोद स्वामी, आपको जो है ना जब सवाल हमसे तो जवाब ले ठीक है, लगता है आवाज वहां जा नहीं रही है अब्बास साहब के पास। नसीम खान, लास्ट कमेंट बिल्कुल। बिहार में जेडीयू का स्टैंड साफ क्लियर है कि विकास के मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे। हम हमेशा विकास की बात करते आ रहे हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में, दोनों मिलकर विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। लास्ट कमेंट बहुत शॉर्ट में। खालिद साहब, मैं लास्ट कमेंट बहुत, भारतीय जनता पार्टी ने बुलेट ट्रेन नहीं दी, लेकिन बुलेट ट्रेन की स्पीड में अपना जवाब देता हूं। हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं पाकिस्तान के दोस्त के खिलाफ, सैनिकों के शहादत को बढ़ाने वाले के खिलाफ, और हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं हनुमान की जाति बताने वाले और राम के विरोधियों के खिलाफ, जिन्होंने राम के नाम पे ठगा है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। देश के मूड तो देश का पूरी राजनीतिक है और आपने पैनल में भी देखा होगा, सभी लोग पूरी तरह गरमाई से राजनीति को एंजॉय कर रहे हैं और उसके लिए सोच भी रहे हैं। और आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।